तो हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये रेंजर के हेडक्वार्टर में वहाँ पर सभी लोग एक बैंक्वेट करते हैं। तभी वहाँ पर बैठी हुई पिंक रेंजर भी कहती है कि काफी समय हो रहा है जब हम लोग ने बैंक्वेट किया है। वहाँ पे सभी जूनियर फर्स्ट रैंक और सीनियर फर्स्ट रैंक कीपर मौजूद है। उसमें से येलो का एक रैंक कीपर कम है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सकुराई आती है। ये येलो की फर्स्ट जूनियर रैंक है। देखकर ब्लू कहते तुमने तुम्हारी मिस्टेक्स को सही मैंने नहीं सिखाई है। यहाँ पर काफी लेट आई है और साथ में माफी भी नहीं मांग रही है। येलो रेंजर भी कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये अपने काम खुद करती है। लेकिन तभी सकुराई उसे कहती कि मैं येलो रेंजर की मिस्टेक्स नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना कि हम सभी के जो बडीज है उनके सभी के अलग अलग रिलेशनशिप है। लेकिन तुम जिस तरह कह रहे हो तो मुझे लगता है तुम तुम्हारे बडीज को उस तरह देखते हो। लेकिन ये सुनने के बाद ब्लू कीपर को काफी गुस्सा आता है। तभी जो ब्लू कीपर की बड़ी होती है आइजो में वो उसे रुकाती है। लेकिन ये देखने के बाद ब्लू कीपर को काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी उनके बीच में एक डॉल जैसी चीज आती है। ये उनका मास्कोट है, इसका नाम ड्रैगी है। वो उन्हें कहते हैं कि तुम तुम्हारे बीच में फाइट मत करो। तो ब्लू कीपर उस ड्रैगी को पकड़ता और कहते हैं तुम हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रेड कीपर कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग शांत बैठ सकते हो। तो ब्लू कीपर सुनने के बाद उसे छोड़ देता है। ड्रैगी भी वहाँ से फिर गायब हो जाता है। उसके बाद रेड कीपर भी सकुराई को कहते हैं कि तुम यहाँ पर लेट आई हो तो मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सकुराई फिर तभी सभी से माफी मांगती है। ये सुनने के बाद रेड कीपर कहते हैं ठीक है, अब सभी कुछ ठीक है, अब हम लोग खाते खाते बात कर सकते हैं। और फिर तभी रेड कीपर कहते हैं कि लगता है मुझसे कुछ गलती हुई। उनको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। तो रेड कीपर कहते हैं कि मैंने मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट को घुमा दिया है। उसकी बात सुनने के बाद सभी को काफी हैरानी होती है। और रेड कीपर भी कहता है कि फिर अब जब मेरा डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे साथ नहीं है तो मैं भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ, मैंने बस सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना हूँ। वो लोग सभी बात करते हैं कि 12 साल हो चुका है लेकिन हमें वाकई में यकीन नहीं होता है कि वो मॉन्स्टर वाकई में हमें धोखा दे सकती है। उन्हें अभी ये नहीं पता कि डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ पे है। लेकिन तभी सुजुकी कहती है ऐसा भी हो सकता है कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट उसने किसी और को सौंप दिया है। रेड कीपर भी कहता है कि जिसने भी वो चुराया मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही वो अपना खाना खाने वाला होता है उसके पीछे जो उसका बड़ी जीन होता है वो कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं ये सभी आपकी वजह से हुआ है। तभी पिंक रेंजर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन पिंक रेंजर को भी वो कहता है कि आपको पता है कि इसने जो किया है वो काफी बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर कभी डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं रहेगा तो ह्यूमन लोग फिर मॉन्स्टर से फाइट कैसे करेंगे। उनको समझाने के बाद वो कहता है कि फिर रेड कीपर मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से रिजाइन देना चाहिए। सुजुकी वहाँ पर खड़ी हुई सोच रही होती कि तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। मुझे वाकई में समझ में नहीं आता कि एडल्ट लोग किस तरह काम करते हैं, इसलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। रेड कीपर ये सुनते तो कहते कि मुझे लगता है तुम सही बात कर रहे हो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मुझे लगता है मुझे रिजाइन कर देना चाहिए और मुझे लगता है तुम मेरी जगह काफी अच्छे से संभाल सकते हो। जिन ये सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से जब से रेड कीपर को देखा था तो मैं तब से उससे जैसा बनना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं काफी अलग तरीके से दुनिया की मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी रेड कीपर उठता और कहता है कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वही जस्टिस के लिए लड़ सकता है। और तभी वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है, उसे दीवार पर चिपका देता है और वो कहता है कि तुम तो वाकई में काफी कमजोर है, तुम मुझे ताकतवर नहीं हो, तुम कैसे जस्टिस के लिए लड़ पाओगे। वो लोग रुकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी रेड कीपर जिनको वहीं पर खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद वो पे खाने के लिए बैठ जाता है। इसे देखकर सुजुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पर ब्लू कीपर बैठा हुआ कुछ और सोच रहा होता है। लगता है कि फाइट आईडी अभी भी जिंदा है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ब्लू कीपर एक बंदे के साथ है, इसका नाम हाइकुर है। वो कहता है कि अगर कभी वाकई में वो फाइटर डी जो मॉन्स्टर जिसके साथ हम फाइट कर रहे थे अगर कभी डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ भाग गए तो बिल्कुल काफी मुसीबत की बात रहेगी। और अगर कभी वो जिंदा रहेगा तो भागने का उसके पास सिर्फ 2 जगह रहेंगी। सबसे पहला तो फिर से फोर्ट्रेस में जाएगा या फिर दूसरा विंड की वजह से वो एक डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए मैं फोर्ट्रेस में जाकर चेक करूंगा, तुम विंड को जरा ट्रेस करो और देखो कि विंड कहाँ पे जा रही है। उसके बाद अभी हम थोड़े फॉरेस्ट में देखते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है फाइटर डी को, वो अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसने एक्सप्लोजन का यूज किया था। खत्म होने से पहले वहाँ पर वो खुद को ब्लास्ट कर लिया था। लेकिन फिर भी उसके जो पेट का वुंड है वो हील नहीं हुए क्योंकि उसे वहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट से लगा हुआ है। और फिर वहाँ से रेंगते हुए जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं वर्ल्ड डोमिनेशन जरूर करूंगा और तुम रेंजर मुझे जरूर याद रखना। लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ईबी भी खड़ा होता है और वो उसकी मदद करता है। उसके बाद वो उसे लेकर एक गुफा की तरफ आता है। वहाँ पर फाइटर डी भी उससे पूछते है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें असिस्ट करने वाला हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद फाइटर डी उस पर अटैक करता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। उसके अटैक को डॉज करता और कहते तुम वाकई में काफी हॉट ब्लडेड हो। लेकिन फाइटर डी के जो पेट में लगी है उसकी वजह से वो सही से मूव नहीं कर पा रहे। तभी वहाँ पर हिबी की फर्स्ट एड निकालता और कहता है कि मुझे नहीं पता इससे कुछ होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
लेकिन फाइटर डी उसे लाश से हटा देता और कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी गिर नहीं गया हूँ कि मैं तुम ह्यूमन से मदद लो। और उसके बाद हिबिकी कहता है क्यों ना तुम तुम्हारे फेस को ट्रांसफॉर्म करो तो शायद कि तुम्हारा वुंड भी हील हो जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद फाइटर डी कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। लेकिन तभी उसके पास एक आइडिया आता है, वो उसके हाथ के जो भी सभी पार्टिकल्स होते हैं उससे वो अपने वुंड की तरफ डालते और हील करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो हील होने लगता है। लेकिन वो देखता है कि हिबिकी उसको काफी गौर से देखता है, उसे कहता है तुम मेरे डेलिकेट पोजीशन में इतना मत गौर से देखो। ये सुनने के बाद हिबिकी वहाँ से हट जाता है। तभी हिबिकी भी कहता है कि वाकई में तुम काफी शानदार हो, तुम इमोर्टल वाकई में कुछ भी कर सकते हो। ये सुनने के बाद फाइटर डे को काफी अच्छा लगता है और लगता है वो काफी अच्छे मूड में होता है और तभी अभी अपने हाथ को वो एक कैट में बदल देता है। ये देखने के बाद हिबिकी वाकई में काफी खुश होता है और तभी फिर फाइटर डे हिबिकी को कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट है, तुम कह सकते हो। तो ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा फेस को बनाओ और अपने हाथ पे। फिर फाइटर डी हिबिकी के फेस को बनाता है, ये देखकर हिबिकी को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद हिबिकी पूछता है क्या तुम तुम्हारे फेस को भी बना सकते हो। तो फाइटर डी तभी उसके फेस मास्क को अपने हाथ पे बनाता है और फिर उसके बाद उसे मास्क को हिबिकी की तरफ दे देता है। हिबिकी उस मास्क को पहन लेता और कहता है कि अब मैं भी एक फाइटर हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद फाइटर डी उठता और कहता है कि तुम बिल्कुल भी हम फाइटर जैसा नहीं बन सकते हो। लेकिन तभी फाइटर डी के पेट में फिर से दर्द होने लगता है, अभी उसका वुंड पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। तभी उसके बाद हिबिकी उससे कहानी को बताने लगता है, लेकिन फाइटर डी कहता है कि मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हिबिकी कंटिन्यू करता है कि बचपन से मुझे सभी चीजें एकदम राइट करनी थी। अभी हम देखते हैं कि हिबिकी छोटा होता है, उसे वहाँ पर एक क्रो दिखाई देता है जो किसी को खाने वाला होता है। लेकिन तभी हिबिकी आकर उस क्रो को हटा देता है और उसकी जान बचाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि क्रो को भी भूख लगती है और अगर कभी तुम उनके खाने को होंगे तो क्रो मर जाएगा। तुम्हें पता है ना कि हमें इंसान को दूसरे की लाइफ के साथ खेलना नहीं चाहिए। उससे कुछ समय के बाद उन्हें वहाँ पर यूएफओ मॉन्स्टर का दिखाई दिया था। उसे देखकर हिबिकी भी उसके पेरेंट्स को कहता है कि हम लोग मरने वाले हैं। डैड उसे कहते हैं कि नहीं, हमें जो भी चीज मिलती है वो गॉड की तरफ से है और मुझे लगता है ये लोग हमें यहाँ पर ह्यूमन को सही से रास्ता दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम ह्यूमन कुछ ज्यादा ग्रीडी बन चुके हैं और हम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसकी मॉम भी कहती है कि तुम्हें पता है ना गॉड हमें बिल्कुल भी अबैंडन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अभी रात हो चुकी होती है, वहाँ पर हिबिकी उसके सिस्टर का पीछा कर रहा होता है। उसकी सिस्टर भी कहती है तुम मुझे सीधे से प्रैक्टिस क्यों नहीं करने देते। तो हिबिकी कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बैड गाइज से। तो उसकी सिस्टर भी उसे कहती है तुम काफी छोटे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। और वो फास्ट में भागने लगती है। हिबिकी बाइसिकल पे होता है, लेकिन फिर भी वो काफी स्लो है। फिर वो काफी तेज भगा कर उसके बाद उसकी सिस्टर के पास पहुंचता है और वो कहता है तुम्हें पता है ना मेरे लिए जो भी प्रीशियस है मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहती है ये रेड कीपर की लाइन है, डैड ने कहा था कि तुमसे नहीं देख सकती हो। लेकिन ये सुनने के बाद भी कहता है कि मुझे वो काफी पसंद है और मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहती है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है, इसका मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स लोग गलत है। लेकिन ये सुनने के बाद भी कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पेरेंट्स लोग सही लगते हैं। लेकिन फिर ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहती है लगता तुम वाकई में काफी छोटे हो, तुम्हें इस बारे में सही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी हिबिकी को लगता है उसके पेरेंट्स बिल्कुल सही है। उसके पेरेंट्स को लगता है अगर कभी ड्रैगन कीपर उन मॉन्स्टर पर अटैक नहीं करते तो वो लोग भी पहले से अटैक नहीं करते। वो लोग वायलेंस से सामना कर रहे हैं, उन्हें बातचीत करनी चाहिए, इसलिए उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब गॉड धरती पर आए थे, वहाँ पे हिबिकी भी वहाँ पे जाकर देखना चाहता, लेकिन उसकी सिस्टर उसको रोकती है। ये सुनने के बाद हिबिकी भी कहता है कि तुम मुझे रोक क्यों रही हो। सिस्टर उसे कहती है तुम कभी भी तुम्हारे लिए खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। वहाँ पर हिबिकी आकर देखते कि जिसने भी वहाँ पर उन गॉड को बुलाया था वो सभी मर चुके हैं। वहाँ उसमें उसके पेरेंट्स भी मौजूद है। वो गॉड भी कहता है कि अगर कभी तुम मेरे बिलीवर हो तो मैं तुम्हें भी बचाऊंगा और उन पर अटैक कर देता है। फिर बाद हिबिकी को कुछ होश आता है, वो देखता है उसकी सिस्टर कुछ स्टोन के नीचे फंसी होती है और उससे उसको काफी दर्द होता है। वो गॉड भी कहते हैं मुझे माफ कर देना तुम्हें पेन देने के लिए, मैं तुम्हें अभी जल्दी से खत्म कर देता हूँ। हिबिकी भी वहाँ पर सोच रहा होता है क्या वाकई में दुनिया सही चल रही है, मुझे नहीं पता, वाकई में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे डैड जो मर चुके हैं उनके लिए या फिर मेरी सिस्टर जो मर रही है। तभी उसको रेड कीपर की याद आती है और फिर वो खुद खड़ा हुआ फाइट करने के लिए और उसके बाद उसने ड्रैगन कीपर को ज्वाइन किया। लेकिन उसे पता चला कि वहाँ पर भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जैसा सोचता था वैसी ड्रैगन कीपर बिल्कुल नहीं है। अभी प्रेजेंट समय में देखते हैं फाइटर डी भी उसे कहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी वाकई में काफी लंबी थी। ये सुनने के बाद हिबिकी उससे माफी मांगता है। फिर तभी फाइटर डी उसे कहता है अगर कभी मुझे चोट नहीं लगी होती तो मैं तुम्हें भी सबक सिखाता जिस तरह मैंने उस पांडा गाय को खत्म किया था। बात पांडा कहता है कि वाकई में तुमने उसे हराया क्योंकि वो रेड कीपर का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। लेकिन जब ये सुनता है फाइटर डी तो काफी होता है और वो भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ताकतवर हूँ। ये सुनने के बाद हिबिकी भी थोड़ा हैरान होता है। वो कहते तुम वाकई में काफी ताकतवर हो, अगर ऐसे ही रहा तो शायद के तुम वाकई में रेंजर्स को हरा सकते हो। लेकिन बाद में फाइटर डी उसका नाम भी कह देता है। बोलने के बाद फाइटर डी को समझ में आता है कि हिबिकी ने उसे ट्रिक किया था नाम बोलने के लिए। हिबिकी जल्दी से उससे माफी मांगता है
और उसके बाद हिबिकी कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारी मदद से हम लोग इस दुनिया को वाकई में बदल सकते हैं। तभी उनको बाहर किसी के आने की हार्ट सुनाई देती है। ये हिकुरो है जिसको ब्लू रेंजर ने यहाँ पर आने के लिए कहा था। हिकुरो यहाँ पर उस फाइटर को ढूंढ रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि कहाँ पर है। तभी उसको सामने कोई दिखाई देता है, वो हिबिकी होता है। हिबिकी को देखकर वो काफी खुश होता है, कम से कम उसे कोई दिखा तो सही। उसके बाद उससे पूछता है हिबिकी से क्या तुमने यहाँ पर कोई मॉन्स्टर को देखा। हिबिकी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो एक फाइटर रेंजर दिखाई दिया, मैंने उसे पकड़ के रखा और उसे दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाता है। ये सभी फाइटर देख रहा होता है और कहता है कि क्या वाकई में मेरी मदद करने वाला है। अभी कुछ समय चलने के बाद हिकुरो पूछता है क्या हम लोग वहाँ पर पहुंचे नहीं, लेकिन उसको कुछ समय चलाने के बाद वो एक्टिंग करता है कि लगता मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। लेकिन तभी हिकुरो पे अपनी साइज को उसे गर्दन पे रखकर कहते हैं अगली बार अगर कभी तुमने मुझे सही डायरेक्शन में नहीं लेके गए तो तुम समझो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी उनको कुछ आवाज आती है कि मॉन्स्टर यहाँ पे है। वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन तभी ऊपर देखते हैं वहाँ पर फाइटर डी खड़ा होता है। फाइटर डी वहाँ पर खड़ा हुआ उसे कहता है कि लगता तुम वाकई मुझे काफी कमजोर समझ रहे हो। और उन्हें कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा जो भी तुमने मुझे रेस्टोरेंट लगाया था वो काफी कमजोर था, मैंने एकदम आसानी से उसे निकाल ली गए। और उसके बाद दूसरे बंदे को कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम 3rd सीनियर रैंक वाकई में इतने कमजोर हो। ये सुनने के बाद हिकुरो कहते हैं कि लेकिन मेरा रैंक उससे भी लोअर है। सुनने के बाद फाइटर डी खुश होता है और कहते लगता है ये फाइट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। यहाँ पर खड़ा हुआ हिबिकी को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर फाइटर डी उसकी मदद कर रहा है। और तभी फाइटर डी कहता है क्या तुम तीनों वाकई में मुझसे फाइट करने वाले हो। ये सुनने के बाद वो लोग दोनों कहते हैं कि लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ 2 है। और जैसे उनकी नजर दूसरी तरफ जाती है तभी फाइटर डी हिकुरो पर अटैक कर देता है। लेकिन उस पर अटैक ज्यादा कुछ काम नहीं आता है क्योंकि उसकी जो बॉडी अभी वाकई में काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो उसका अटैक ज्यादा काम नहीं कर पाता है। लेकिन हिकुरो को काफी दर्द होता है। वो कहता है तुमने मुझे ट्रिक किया और तुमने मुझे दर्द पहुंचाया, मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हो। और फिर हिकुरो कहता है कि मुझे लगता है तुम इसी डर्टी ट्रिक से उस रेड कीपर के 3rd सीनियर रैंक मेंबर को हरा पाए। और तभी वो अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट निकालता है। ये देखने के बाद फाइटर डी को समझ में नहीं आता कि इसके पास डिवाइन आर्टिफैक्ट क्या कर रहा है। तो हिकुरो कहता है कि ये सिर्फ रेप्लिका है लेकिन फिर भी ये तुम्हें खत्म कर सकता है। ये सुनने के बाद फाइटर डी वहाँ से भागने लगता है और वो भी सोचता है कि सुजुकी ने मुझे ये बारे में बताया क्यों नहीं। लेकिन तभी फाइटर डी को पेट में दर्द होने लगता है। वो तो नीचे झुक जाता है लेकिन उसे नहीं पता किसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। जब वो देखता है कि वाकई में वो अटैक काफी तेज होता है, उसे पता नहीं कि अब वो क्या करे। उसके बाद हिकुरो भी फाइटर डी पर काफी अटैक करता है लेकिन उससे कोई भी अटैक काम नहीं आता है। फाइटर डी सभी से बच चुका होता है। हिकुरो को भी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो भी कहता है कि तुम चुप के रहे हो, मेरे सामने आओ, और पूरी जगह को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो देखता है कि अभी भी फाइटर डी उसके सामने नहीं आया। उसे लगता है कि वो भाग गया लेकिन टूड में से फाइटर डी निकलता है और उसके जो रेप्लिका डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसे चुरा लेता है। लेकिन तभी फाइटर डी देखता है कि उस वेपन को ऐसे उसके हाथ पे जलने लगता है। वो उसे छोड़ देता है। उसे हाथ में काफी चोट लगती है। उसे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो हिकुरो उसके पास आकर कहता है कि मैंने ये पावर ब्लू रेंजर से बोरो की है, ये मेरा बॉन्ड है उन सभी के साथ जिसने मुझे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब हिकुरो बात ही कर रहा होता है तो वो देखता है कि फाइटर डी वहाँ से भागने लगता है। फाइटर डी वहाँ से भाग ही रहा होता है। वो देखता है उसके बाद जो में हिबिकी उसके साथ भाग रहा होता है। उसके बाद वो हिबिकी को पकड़ लेता है और फिर हिकुरो को कहता है कि अगर कभी तुमने मुझे वो नहीं दिया जो तुम्हारे हाथ में रेप्लिका है तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन हिकुरो भी सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। और उसके बाद वो कहता है हिबिकी को तुम वाकई में काफी अच्छे फाइटर थे, हम लोग सभी तुम्हें याद रखेंगे। हरो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी भी कहता है कि मैंने एचक्यू से रिक्वेस्ट का बुलावा किया है, वो लोग बस यहाँ पे आने वाले, तुमने थोड़ी देर के होल्ड करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हिकुरो सोचने पड़ जाता है कि अगर कभी उन्हें पता चला किसी एक फाइटर के लिए मैंने एक रेंजर को कुर्बान किया तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहेगी। ये सुनने के बाद हिकुरो के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वो वहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट को रख देता है और कहता है ठीक है तुम इसे ले सकते हो। उसके बाद फाइटर डी उसके करीब आने के बाद जैसे ही उसे अपने हाथ में लेने वाला होता है, हिकुरो के शरीर में जो स्लाइमी चीजें निकल रही होती है वो उससे फाइटर डी पर अटैक कर देता है। और जैसे वो डिवाइन आर्टिफैक्ट के रेप्लिका को उठाने वाला होता है तभी उसको पेट में कोई मार देता है। वो देखता है कि वो फाइटर डी का हाथ होता है। फिर उसे काफी गुस्सा आता है कि उसने उस पर अटैक किया। लेकिन जैसे ही वो रेप्लिका को उठाने वाला होता है हिबिकी रेप्लिका को उठाकर फाइटर डी को खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हिबिकी है ये हिबिकी नहीं है बल्कि यही फाइटर डी है। उसके बाद फाइटर डी भी हिकुरो को कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बिना पूछे तुम्हारे रेप्लिका को हाथ लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूर हमारे बॉन्ड की पावर थी। लेकिन नीचे हिबिकी होता है, उसका हाथ भी टूट चुका होता है। हमें अभी पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हिबिकी फाइटर डी को समझाते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम उस रेप्लिका की वजह से तुम जीत सकते हो। और उसके बाद वो अपने हाथ को शरीर से अलग कर देता है। ये फाइटर डी काफी हैरान होता है। लेकिन हिबिकी कहता है कि अगर कभी तुम जीतने वाले हो तो ये तो कुछ भी बात नहीं है, तुमने भी काफी दर्द को सहा है। और फिर उसके बाद कहता है कि अगर कभी हमारा प्लान सक्सेस रहा तो तुम उसे खत्म मत करना, बल्कि तुम अब मेरी जैसी जिंदगी जीना और तुम्हारे पास जो भी प्लान है तुम उसे पूरा फुल प्रूफ करना। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि फाइटर डी हिबिकी बनकर उनके रेंजर के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। तो दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।